नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी समेत तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन जारी है। हरियाणा बीजेपी ने भी लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम को लेकर कवायद तेज कर दी है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। सवाल यह कि कांग्रेस के टिकट का भी इंतजार कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन दल ने अपनी एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि किन मौजूदा सांसदों पर बीजेपी फिर भरोसा जताएगी, किसका टिकट कटेगा, यह सवाल है। तो लोकसभा चुनाव के समर में तैयारियां पार्टी पूरे पुरजोर तरीके से कर रही है। अब किसका टिकट कटेगा, किस पर पार्टी भरोसा जताएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जमीनी स्तर पर अगर पार्टी के मजबूत करने की बात की जाए तो वो कितनी मजबूत हुई है, गठबंधन के साथ रहेगी या फिर एकला चलो की राह पर निकलेगी, तमाम सवाल है। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, वो कितना दमदार होगा, इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। जैसे जैसे प्रदेश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यहाँ के मौजूदा 9 बीजेपी सांसदों की बेचैनी भी बढ़ रही है। मामला टिकट का है, मिलेगी कटेगी क्या होगा, बस उनके दिन रात ऐसे ही गुजर रहे हैं। बीजेपी सांसद अपने दिल्ली दरबार के संपर्कों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई वहाँ क्या हो रहा है, लॉबिंग भी चल रही है। उम्मीद यही कि बीजेपी की 10 सीटों पर कुछ उम्मीदवारों का ऐलान जल्द हो सकता है। इससे भी पक्की खबर ये कि कुछ नए चेहरे सामने आ सकते हैं, तो कई की टिकट काटी जाएगी। ये बीजेपी है, पता नहीं क्या हो जाए। लीजिए पहले नेताजी। इसका फैसला मैं तो नहीं कुछ भी कह सकता कि मिलके लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो हाईकमान ने फैसला करना। लेकिन अभी तक हमारा कोई समझौता नहीं है। जिम्मेदारी यही है कि एक शॉर्ट लिस्ट करके हम यहाँ से केंद्र को भेज देते हैं, उसके बाद केंद्र जो है उसके ऊपर फैसला करता है। तो अब मैं उसकी डेट तो नहीं आपको बता सकता कि किस डेट तक फैसला हो जाएगा, लेकिन जल्दी फैसला हो जाएगा। गौरतलब है कि वैसे तो बीजेपी प्रदेश कमेटी ने सभी 9 मौजूदा सांसदों के नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को पैनल में भेजे हैं। 10वीं अंबाला की सीट के लिए स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का नाम भी भेजा है, पर जो नाम और गए हैं उनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। मसलन पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व सांसद जयप्रकाश, कुलदीप बिश्नोई, सुधा यादव, अभय यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ओपी धनखड़, डॉक्टर अशोक तंवर, पहलवान योगेश्वर दत्त, मोहनलाल बड़ोली, राजीव जैन, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, एडवोकेट वेदपाल सिंह, पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व मंत्री विपुल गोयल, कैलाशो सैनी, डॉक्टर पवन सैनी और मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे कैप्टन भूपेश शामिल हैं। यानी इन अतिरिक्त नामों में से भी कुछ टिकट पाएंगे तो जाहिर है कि बीजेपी सांसदों के 5 से 6 टिकट कटेंगे और नए चेहरे भी नजर आएंगे। बीजेपी के मौजूदा सांसदों की आजकल इसलिए सांसें अटकी हुई हैं। आजकल इन बीजेपी सांसदों में से कुछ एक मीडिया कर्मियों से फोन पर बातचीत में खुद ही कहने लगते हैं, प्रणाम जी। आप समझ लीजिए कि इनकी हालत क्या है। नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नेशनल हाईवे जितने बने हैं वो 90% जो नेशनल हाईवे हमारे समाज के सैंक्शन है। अब तो टोल लगाते हैं, वो देते हैं, इनका क्या है, टोल रोड है वो। बीजेपी ही क्यों, प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के भी ज्यादातर चेहरे नए नजर आएंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का तो एक भी कैंडिडेट नहीं जीता था। खबर है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को 8 विधायकों के नाम भी भेजे हैं। जैसे पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेताओं को ही विधायक का चुनाव लड़वा दिया। मतलब इस बार प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बहुत से नए चेहरे आपके सामने होंगे। इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, नेताओं की दिल्ली दौड़ बढ़ गई है।
इसलिए भी कई नेता अब दिल्ली नहीं चंडीगढ़ की ट्राई में हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कई नाम इस राजनीतिक एक तरीके से प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं बीजेपी के द्वारा। अब सवाल यह है कि किसका पत्ता कटेगा और किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना है। शीर्ष के केंद्र की नेतृत्व की रणनीति किस तरीके की रहेगी, क्योंकि तमाम बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता ये कह रहे हैं कि केंद्र के द्वारा ही फाइनल किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाएगा केंद्र। देवेंद्र, बीजेपी में प्रदेश की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी अब शुरू हो चुकी है। आचार संहिता 7 मार्च के बाद कभी भी लग सकती है। अब सवाल यह है कि बीजेपी में किस पर दांव लगाया जाएगा और क्या रणनीति देखने को मिल सकती है। देखिए सौरभ, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी या जो स्टेट की यूनिट्स है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो एक टारगेट सेट की है प्रधानमंत्री ने, एक तो तीसरी बार सरकार बनानी है केंद्र में, और 370 और 400 का जो टारगेट रखा है एनडीए का और बीजेपी का, पार्टी उसका पीछा करे उस टारगेट को हासिल करने के लिए। लेकिन हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें, जो यहां के जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी दौड़ में दोबारा तिबारा लड़ने के लिए, वो भी दौड़ में है, टिकट के दावेदार हैं, उम्मीदवार भी हैं। लेकिन उपलब्धियों की बात करें, रिपीट करने की बात करें, लोगों की चॉइस की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो अंडर एस्टिमेट है बहुत सारे सांसद हरियाणा की। अब देखिए, अंबाला से जब हम चंडीगढ़ से दिल्ली, प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी दिल्ली चले तो पहली लोकसभा सीट अंबाला है। अंबाला में रतन लाल कटारिया थे, उनकी असामयिक मौत हो चुकी है, वहां तो कैंडिडेट बदलेगा ही बदलेगा। उसके बाद कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी है जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। करनाल में संजय भाटिया है, संगठन के कामों में बहुत सक्रियता से हिस्सा ले रहे हैं और अपनी टिकट की पैरवी भी कर रहे हैं। उसके बाद सोनीपत रमेश कौशिक हैं, रमेश कौशिक की टिकट को लेकर, रोहतक की टिकट को लेकर, कुछ और जगह की टिकटों को लेकर ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कम से कम 50%, 10 में से 5 या 6 चेहरे जरूर बदले जाएंगे, कुछ चेहरे नए लाए जाएंगे। जैसे भूपेंद्र यादव का कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कुछ बड़े चेहरे हैं, कुलदीप बिश्नोई है, अशोक तंवर को बीजेपी में लाया गया है, जयप्रकाश है जो भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी है, बहुत सारे नेता जिनके हमने दर्शकों को नाम दिखाया है, उनकी भी कहीं ना कहीं दावेदारी और उम्मीदवारी तो रहेगी। जाहिर है 10 में से मेरे को लगता है 5 या 6 नए चेहरे भी होंगे और वो भी होंगे जो टिकट कट के पार्टी की दूसरे नेता को दी जाएगी। और ये कमोबेश यही स्थिति मेरे को हरियाणा में कांग्रेस की भी लग रही है। कांग्रेस कोई सीट नहीं जीती 2019 में। जो लोग चुनाव लड़े थे उनमें से कई लोग अब मैदान से हट गए हैं, कुछ बीजेपी में चले गए। तो यही संकट कांग्रेस के साथ भी है। तमाम 10 सीटों पर कांग्रेस के भी नए चेहरे ज्यादातर नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस इस बार रिस्क नहीं उठाएगी। उदय भान की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपक बाबरिया जो प्रदेश प्रभारी है, उनका कहना है कि जिताऊ मतलब विनेबिलिटी अब सबसे बड़ा फैक्टर होगा। जो जीत सकता है पार्टी टिकट उसको देगी, क्योंकि ठीक है, सत्ता में अपनी पार्टी की बहाली करनी है, सत्ता में लाना, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी समर में जो पूरा जोर लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जाहिर सी बात है बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की, नए चेहरे आमने सामने होंगे इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जाहिर सी बात है कि चुनावी समर में जो कैंडिडेट पार्टी को जीत दर्ज करा पाएगा उस पर ही पार्टी दांव लगाएगी। महेश, क्या कुछ लग रहा है, क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की? किन किन चेहरों को शामिल किया जा सकता है, किन का नाम हटाया जा सकता है? जिस तरह के देवेंद्र बता रहे हैं कुछ नए नामों को शामिल किया जाएगा। भूपेंद्र यादव है, कुलदीप बिश्नोई हैं और अशोक तंवर हैं, ये नए नाम हैं। पार्टी में आने के बाद पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? क्या इन पर दांव पार्टी चल सकती है? क्या संभावित आशंकाएं लग रही हैं? देखिए, इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि हिसार लोकसभा, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का बदलाव करने जा रही है। यानी नए चेहरों का जो जिक्र आप करते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल काफी बड़ी तादाद में नए चेहरे लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। जिक्र सिरसा लोकसभा क्षेत्र का करें तो हालांकि 9 के 9 जो मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, चुनाव
जो समिति है उनकी तरफ से इन तमाम 9 सांसदों के नाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिए गए, लेकिन ये सिर्फ एक कॉरम भर है। इसे एक कॉरम आप मान लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन नामों में कोई बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ पार्टी नेतृत्व सोचने जा रहा है, ऐसा नहीं है। साफ तौर से सिरसा का जिक्र करें तो नए नाम का जो जिक्र था उसमें आम आदमी पार्टी छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, डॉक्टर अशोक तंवर, वो यहां पर पैनल में मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सुनीता दुग्गल को कड़ी चुनौती यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है टिकट को लेकर डॉक्टर अशोक तंवर की तरफ से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी कामराज जो रिटायर्ड आईपीएस हैं वो भी सिरसा लोकसभा सीट से लगातार अपनी जो मशक्कत करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो टक्कर है यहां पर सुनीता दुग्गल और डॉक्टर अशोक तंवर के बीच सिरसा लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगी। अब जिक्र हॉट सीट हिसार का कर लेते हैं तो हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनकी जो है पैरवी करने वाला वहां पर कोई नहीं है। हालांकि खुद जो है चुनाव चयन समिति के अंदर बैठे हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह उनके पिता हैं, लेकिन किसी भी तरीके से अपने बेटे का नाम वो आगे कर पाए, ये संभव नहीं हो पा रहा है। और ब्रजेंद्र सिंह को लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संभावनाएं बेहद कम यहां पर ब्रजेंद्र सिंह के लिए नजर आ रही हैं। अब जिक्र यहां पर यह चल रहा है कि अगर ब्रजेंद्र सिंह के लिए संभावनाएं हिसार लोकसभा सीट पर कम है तो सबसे ज्यादा संभावनाएं किसकी हैं? तो मुझे लगता है कि जो हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा, उनकी जो संभावना है इस वक्त सबसे ज्यादा बनी हुई है और यह माना जा रहा है कि अति पिछड़े वर्ग के कोटे से यहां पर 10 लोकसभा सीटों में एक सीट जो है अति पिछड़े वर्ग को जो है मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है। और हिसार लोकसभा सीट पर अति पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में से हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा को यह टिकट जा सकती है। कड़ी चुनौती यहां पर रणबीर गंगवा को अगर मिल रही है तो कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से मिल रही है, जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हिसार लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारने का काम करे। लेकिन यहां पर अव्वल अगर कोई नजर आ रहा है तो रणबीर गंगवा यहां पर अव्वल नजर आ रहे हैं। तो भिवानी लोकसभा सीट का करते हैं तो भिवानी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं धर्मवीर सिंह। बिल्कुल महेश, रणनीति पार्टी लगातार बना रही है। अब इस बीच किसका पत्ता कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, यह माथापच्ची लगातार जारी है। वीरेन जी, दांव लगाएगी पार्टी दमदार कैंडिडेट पर? किस तरीके का परिवर्तन, किस तरीके की हलचल हरियाणा में प्रदेश स्तर पर देखने को मिल सकती है और पार्टी किस पर भरोसा जता सकती है? हालांकि ये भविष्य के घर में है, तस्वीर साफ होगी पार्टी जब मोहर लगाएगी नामों पर। लेकिन अटकलों की अगर बात की जाए, क्यासों की बात की जाए, तो क्यासों के बाजार में भारी भरकम पार्टी के लिए कौन साबित हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी में लॉबिंग का कोई महत्व नहीं है जी। हालांकि देखिए कुछ नेता चाहे लॉबिंग करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट देने की परंपरा है वो लॉबिंग के आधार पर नहीं होती है। हाँ, जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है निश्चित रूप से वो मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति जो फैसला करती है वो अपने नाम भी सुझाती है, अपने सर्वे भी रखती है। तो प्रदेश चुनाव समिति का सभी जो सिटिंग एमपी हैं उनके नाम भेजना तो मात्र एक औपचारिकता है। तो नए नाम अवश्य आएंगे, बिल्कुल जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे, तो नए नामों का तो आना तय है ही है। क्या कारण है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर पुराने लोग ही हर बार चुनाव लड़ते रहेंगे तो नए लोगों को मौका कहां से मिलेगा? तो नए लोग ये सोचेंगे हर बार तो इन्होंने ही चुनाव लड़ना है, हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को महत्व देगी। उसका एक कारण है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के परिणाम ही हरियाणा का विधानसभा का चुनाव टिका हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो निश्चित रूप से हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो 6 महीने बाद होने वाले हैं उसमें पार्टी को लाभ मिलेगा। तो पार्टी इस तरह से तैयारी कर रही है कि वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव को भी देख रही है। इसलिए ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा जिनकी जीत भी सुनिश्चित हो और मार्जिन भी बढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी दिखाना चाहेगी कि उसका वोट प्रतिशत पहले से बड़ा है। देखिए, हालांकि ये बात तो है कि गुटबाजी तो सभी दलों में रहती है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अछूती है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे पंजाबी नेता हो, ये नहीं दूसरे पंजाबी नेता को सहन नहीं करता, जो जाट नेता है वो दूसरे जाट नेता को नहीं देखना चाहता। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन कांग्रेस में तो इससे भी ज्यादा है। तो कुल मिला के ये देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में कई नए चेहरे जो हैं इस बार मैदान में होंगे और ये फैसला तो केंद्रीय चुनाव समिति को करना है और ये भी करना है कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी विसाखियों पर नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जननायक जनता पार्टी से गठबंधन सिर्फ सरकार चलाने के लिए है। ये पार्टी के नेता बार बार कहते रहे हैं और अब भी यही स्टैंड रहने वाला है। वीरेन जी, बिल्कुल बहुत अहम बात आपने कही है कि जेजेपी और
बीजेपी का गठबंधन हो सकता है कि अब आगे प्रदेश में देखने को ना मिले, लेकिन अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन संभवतः नहीं हो पाता है तो ये मान लिया जाए कि जेजेपी पूरी तौर से अकेले लड़ेगी चुनाव को और उसके बाद फाइट में कहीं ना कहीं रहेगी किसी स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है वो ऑलरेडी चैलेंज कर रही है प्रदेश में बीजेपी को। तो अगर जेजेपी का साथ छूटेगा तो जाहिर सी बात है जेजेपी अकेले ही स्टैंड करेगी प्रदेश में। देखिए, जननायक जनता पार्टी ने पिछली बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, कोई परिणाम उनको अनुकूल नहीं रहा था। और इस बार भी लगता है कि जननायक जनता पार्टी कहीं भी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगी। और जननायक जनता पार्टी सिर्फ उसका ये भी आधार होगा, अगर वो जीतेंगे तो वो भी नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देंगे। वो जननायक जनता पार्टी कांग्रेस के साथ तो जाने वाली नहीं है। तो इसलिए जननायक जनता पार्टी का कोई ठोस जो है मुझे कहीं से नहीं लगता। हाँ, अपनी सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि वो जननायक जनता पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है। हालांकि उसकी पहले कोशिश यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह का तालमेल हो, चाहे वो प्रत्याशी इनका हो जननायक जनता पार्टी का, लेकिन जो चुनाव चिन्ह वो भारतीय जनता पार्टी को, इस तरह का भी प्रयास करने की कोशिश जननायक जनता पार्टी करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बार इस स्थिति के लिए भी तैयार होंगे। देवेंद्र, महेश ने जिस तरीके से जिक्र किया हॉट सीट का, हिसार का बेहद अहम सीट है, हमेशा से तकरार और तनाव की स्थिति और खींचातानी यूं कहें नूरा कुश्ती की स्थिति पार्टी के अंदर, पार्टी के नेताओं के बीच भी देखने को मिलती रही है। इस बार हॉट सीट पर किस पर दांव लगाया जाएगा? रणवीर गंगवा का जिक्र किया महेश ने और उधर कैप्टन अभिमन्यु का भी जिक्र किया। बड़ा दांव पार्टी लगाएगी तो किस पर लगाएगी? और बैलेंसिंग की अगर बात की जाए तो किस तरीके से बैलेंस देखने को मिल सकता है? देखिए सौरभ, हिसार सीट बहुत अहम सीट है। हम पिछले चुनाव बीजेपी से पहले के चुनाव की बात करें तो नवीन जिंदल या ओम प्रकाश जिंदल हमेशा बड़ा नाम रहे, बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने सामाजिक काम भी बहुत किए हैं। लेकिन बीजेपी के आने के बाद जिस तरीके से थोड़ा सीन बदला है, कुछ हॉट सीट्स है, गुड़गांव फरीदाबाद को करें तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेरे को जहां सीटें लग रही हैं जैसे सोनीपत है, जैसे रोहतक की सीट है, एक वर्ग विशेष का बाहुल्य है वहां पर। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में भले ही दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र दोनों उम्मीदवार थे रोहतक से सोनीपत से, उनके काफी मजबूत स्थिति थी, लेकिन बीजेपी की और मोदी जी की हवा के आगे वो टिक नहीं पाए थे और रोहतक को छोड़ देते तो सोनीपत की सीट का लाखों में हार जीत हुई थी। कुछ स्पेसिफिक सीट्स में मानता हूं, सोनीपत है, रोहतक की हो गई, या करनाल को जैसे जाट नॉन जाट के लिहाज से देखें, अंबाला की सीट है SC ST के हिसाब से, हिसार की भी एक जाट बाहुल सीट मानी जाती है। यहां एक टाइम हमने देखा था जो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के 3 बेटों ने हिसार से चुनाव लड़े थे, कुलदीप बिश्नोई थे और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे थे, कांग्रेस वाले थे, मतलब वहां पे एक शक्ति प्रदर्शन हुआ था हिसार सीट पर। सिरसा सीट पर हमेशा से चौटाला परिवार का थोड़ा सा डोमिनेट करते रहे हैं वो, लेकिन हिसार की सीट है जैसे सोनीपत होगी, रोहतक होगी, अंबाला की सुरक्षित सीट होगी, सिरसा की होगी, तो कुछ सीटें तो मेरे को लगता है क्लियर है। और चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इस बार कांग्रेस का भी कहना है कि हम परंपरा से हटके 1 महीना पहले कैंडिडेट अपने अनाउंस करेंगे, ताकि उनको, चूंकि बीजेपी हमेशा से 2014 की बात करें 19 की, बीजेपी सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस करती है। और आज भी जिस तरह की खबरें आ रही है कि हो सकता है कि बीजेपी आज 100 से ज्यादा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दे, आज नहीं तो कल कर दे, 1-2 दिन में कर देगी। बीजेपी हमेशा लीड रहती रही है उम्मीदवारों का पार्टी की तैयारी से देवेंद्र देखा जाता रहा है, ऐलान करने में गाहे बगाए पार्टी की तैयारियों से भी देखा जाता रहा है कि वो लगातार तैयारी करती रहती है, एक्सरसाइज में रहती है, वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। खुद पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। महेश, अगर बीजेपी के सामने अगर टक्कर की बात की जाए, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, कुरुक्षेत्र सीट की बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया है। अब अगर कांग्रेस की जो बची हुई लोकसभा की 9 सीटें हैं, उन सीटों पर कांग्रेस अगर दांव चलती है तो बीजेपी के साथ फाइट में कितना रह सकती है?
देखिए सौरभ, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने तमाम दर्शकों से साझा मैं करना चाहूंगा। जो एक फेरिस्त का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने जा रही है। तो हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से यह माना जा रहा है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का चयन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पहली लिस्ट में किया जाएगा। सबसे ऊपर गुरुग्राम सीट है, जहां पर राव इंद्रजीत 100% फाइनल, आप मानिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिक्र अगर भिवानी लोकसभा सीट का किया जाए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह इस वक्त मौजूदा सांसद हैं, वहां पर भूपेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट दे सकती है। प्रबल संभावनाएं इस बात की बनी हुई है। तीसरी सीट का अगर जिक्र करें जो कि इस पहली फहरिस्त में आने वाली है, वो है फरीदाबाद सीट। और फरीदाबाद सीट पर कृष्णपाल गुर्जर को बदला जा सकता है। दरअसल कृष्णपाल गुर्जर को बदलने की संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में लाने की तैयारी अब भारतीय जनता पार्टी कृष्णपाल गुर्जर को लेकर कर रही है। तो ऐसे में फरीदाबाद सीट पर जो उम्मीदवार का नाम है वो बदला जा सकता है और बाकी सीटों पर अभी इंतजार करना होगा। जिक्र आप चुनौती का कर रहे थे, तो हिसार सीट का ही मैं जिक्र कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश आप फाइनल मानिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। जयप्रकाश ही हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो तमाम रोहतक का मैं जिक्र कर लेता हूं, तो या तो खुद दीपेंद्र या जो उनकी माता जी आशा हुड्डा वो चुनाव मैदान में उतारी जा सकती है। और किंतु परंतु इसमें भी नहीं है, या तो खुद दीपेंद्र होंगे या तो आशा हुड्डा चुनाव मैदान में नजर आएंगी। कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, भले ही मोदी की गारंटी हो, भले ही कितना भी राम मंदिर का जो असर है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा हो, लेकिन बावजूद इसके रोहतक सीट पर जबरदस्त मुकाबला यहां पर झेलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। हिसार लोकसभा सीट पर भी जबरदस्त मुकाबले का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना है। और उसी तरीके से जिक्र में सोनीपत लोकसभा सीट का करूं तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है। बिल्कुल, सोनीपत, हिसार, कुरुक्षेत्र, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर रोहतक का भी आपने जिक्र किया, बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, फाइट देखने को मिलेगी। लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा वीरेन जी, अगर पार्टी में दांव चला जाता है तो जाहिर सी बात है चुनावी समर है, पार्टी ठोस उम्मीदवारों को उतारेगी जिससे कि पार्टी के पक्ष में समीकरण बने। अगर जाट और गैर जाट का बात की जाए तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं पार्टी कैंडिडेट का चुनाव कर सकती है। बिल्कुल, ये जो फैक्टर है ये तो रहने ही वाला है। ये बात जो है राजनीतिक दलों को मालूम है और इसी दृष्टिकोण से जो है अपने उम्मीदवारों को तय करेगी। देखिए, नाम के अटकलों की चर्चा चल रही है, अब ये भी तय करना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने राष्ट्रीय राजनीति में आना है या प्रदेश की राजनीति में रहना है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय राजनीति में आना है तो उनको पार्टी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है। इस तरह के भी अटकलें हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, यह अभी अब से कुछ समय बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तहत प्रदेश में 10 की 10 सीटों को अपने नाम करना चाहेगी, अपनी झोली में डालना चाहेगी, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। अब पार्टी किस पर दांव लगाती है, किसको बाहर करती है, ये देखने वाली बात होगी। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कितनी बड़ी चुनौती उसे मिलती है, ये भी देखना होगा। हालांकि बीजेपी अब प्रदेश और शीर्ष स्तर पर, केंद्र स्तर पर मजबूत नजर आ रही है।